हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक अननोन डेड बॉडी वहाँ पे मिलती है। हमें मालूम होता है कि उसके गले पे निशान है टॉर्चर का, जिससे हमें शुबा होता है कि इसको किसी ने कत्ल करके यहाँ पे फेंका है। पता चल पाता है कि ये कौन है, ये कहाँ से ये बिलोंग करती है, लेकिन उसकी फैमिली में से कोई नहीं था आया। तब तक हमें नहीं था पता कि वो लड़की का सौतेला वालिद है। वो पता चला जी हकीकी बाप नहीं है जो मौके पे आया, वो उसका सौतेला बाप है। मोटरसाइकिल पे लेके कुछ सामान जाता नज़र आता है हमें। ये अकेला जाता है और ठीक 3 मिनट बाद वापस आ जाता है। उसकी डेड बॉडी को बेड शीट जो थी, एक सिंगल बेड शीट, उसके अंदर इसने इसको बांध दिया है, उसको क्लोज़ किया, उससे उसकी टांगें भी फोल्ड हो गई और वो इकट्ठी हो गई। 2 घंटे बेडशीट उसी में रखा, इसको बंधा हुआ। फिर नीचे इसने जब देखा कि गली में कुछ रश कम हुआ है तो वो इसने गिरा, कमर पे उठा के अकेले नीचे लेके आया। नीचे इसने अपनी इसकी बाइक खड़ी हुई थी, बाइक के हैंडल और टैंकी पे, क्योंकि इसने पूरा उसमें चादर में उसको कवर कर लिया था और सामान भी आगे रखा, टैंकी पे भी ऐसे ही रखा था जैसे कोई सामान रखा होता है। मोहसिन रफ़ीक, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हंजरवान। 18 तारीख को एक सुबह 15 की कॉल होती है कि कचरे के ढेर में 18-19 साल की लड़की है, कोई नामालूम, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस कॉल पे हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं। डीएसपी साहब, एसपी साहब, मेरी टीम, ऑपरेशंस की टीम, हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक अननोन डेड बॉडी वहाँ पे मिलती है, जिसको हम सरसरी मुलाजा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उसके गले पे निशान है टॉर्चर का, जिससे हमें शुबा होता है कि इसको किसी ने कत्ल करके यहाँ पे फेंका है। लेकिन आसपास उसके वर्षा नहीं नज़र आते, हमें मालूम नहीं होता, पता चल पाता कि ये कौन है, ये कहाँ से ये बिलोंग करती है। वहाँ पे आवाम आती है, रश देखती है, बार बार लोग आके देखते हैं, लेकिन लड़की को कोई शनाख्त नहीं करता। इस दौरान हम राइट लेफ़्ट जो हमारे सराउंडिंग थाना है वहाँ पे हम पता करवाते हैं कि कोई 365 के मुकदमात या अगवा के मुकदमात दर्ज हुए हों 1 दिन या 2 दिन पहले या सेम डे में, तो वो हम चेक करवा लें, लेकिन उनसे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हम इसी दौरान PFSA को बुलाते हैं, क्राइम सीन यूनिट को बुलाते हैं, टीमें अपना अपना काम कर रही होती हैं, तो अचानक बच्ची का वालिद सामने आ जाता है। वो आके बताता है कि ये मेरी बेटी है और मैं ये पास ही रहता हूँ, जबकि उस बात को 2-2.5 घंटे गुजर चुके थे कि जबकि पास के सारे मोहल्लेदार वहाँ से विज़िट कर चुके थे, लेकिन उसकी फैमिली में से कोई नहीं था आया। उसका अचानक 2-2.5 घंटों बाद सामने आ जाना हमारे लिए शक से खाली नहीं था। हमारा डाउट उसी वक्त उन पे पड़ गया था और वो हमारे शक के दायरे में आ गया था, लेकिन हमने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया क्योंकि वो लड़की का वालिद भी था। तब तक हमें नहीं था पता कि वो लड़की का सौतेला वालिद है। इसके 10-15 मिनट बाद उसकी वालदा, हकीकी वालदा है जो, वो भी आ गई। उसको बड़ा अफसोस लगा और वो चीखने चिल्लाने लग पड़ी अपनी बेटी की लाश को देख के। तो उन दोनों को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है या वो क्या नहीं हुआ, वो दोनों इल्ला इल्म थे। उसका जो सौतेला बाप शहबाज है, वो पता चला जी हकीकी बाप नहीं है जो मौके पे आया, वो उसका सौतेला बाप है जिससे उसकी हकीकी वालदा ने तीसरी शादी की हुई थी। तो हमें पता लगा कि वो सौतेला बाप है, तो हमारे लेकिन ना शक का दायरा थोड़ा सा और उस पर हो गया, क्योंकि उसकी कुछ एक्टिंग जो थी, बॉडी लैंग्वेज जो थी, वो उसका साथ नहीं थी दे रही। क्योंकि हमें वहाँ पे 2-2.5 घंटे हमने उससे पूछा कि भैया आपको इल्म कैसे हुआ कि ये आपकी बेटी है, तो यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, किसने बताया? तो इस बात का उसने ठीक जवाब नहीं दे सका, प्रॉपर वो जवाब नहीं दे सका। उसके बाद हमने डेड बॉडी वहाँ से उठाई, हॉस्पिटल शिफ्ट की, अपनी लीगल प्रोसीडिंग शुरू की, लेकिन उसको शक के दायरे में हमने रखा। मौके पे फिर हमने उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। FIR दर्ज होती है उसकी वालदा की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। हमारे लिए वक्ती तौर पर यही था, इनफ था कि उसकी कम अज़ कम आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि वो अननोन नहीं है। वैसे वो ब्लाइंड मर्डर था क्योंकि बिल्कुल कोई उसमें क्लू नहीं था कि किसने किया और कैसे किया है। ये हमारे लिए काफ़ी टफ केस था। इस पर फिर FIR होने के बाद जनाब DI साहब इन्वेस्टिगेशन हाफिज़ शान रज़ा साहब ने सूसी इंस्ट्रक्शन पे एसपी साहब इकबाल टोन, मैडम सिद्रा की ज़ेर निगरानी एक टीम तश्कील दी, जो मैंने और मेरे तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर आसिफ ने मिल के हमने इस पर काम किया और हमने इस केस को आफ्टर FIR 24 घंटों के अंदर अंदर ट्रेस किया। मौके पे हमें शक उस पर उसकी बॉडी लैंग्वेज से पड़ गया था, क्योंकि पुलिस का काम जब जैव हम विज़िट करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो हमें तफ्तीश में काम देती हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले सारे इलाके की CCTV फुटेज चेक की। CCTV फुटेज चेक की तो उस फुटेज में ये बंदा मोटरसाइकिल पे लेके कुछ सामान जाता नज़र आता है हमें। ये अकेला जाता है और ठीक 3 मिनट बाद वापस आ जाता है।
अपने घर की तरफ। और जब वापस आता है तो जो उसने आगे सामान गिरा रखी होती है वो वापस उसके सामान में नहीं होती। उस पे हमें इस पे शक पड़ा कि भी ये इसने कुछ शिफ्ट किया है अपने घर से रात 8 बजे के करीब, पिछली रात वकूआ, यानी जब डेड बॉडी मिली उससे तकरीबन को 10-12 घंटे पहले इसने अपने घर से अकेले में शिफ्ट किया है। वो फिर मज़ीद हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि उस रात इसकी हकीकी वालदा यहाँ पे नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी। ये अकेला था घर में, या इसके छोटे बच्चे थे, ये अकेला था। तो उसको हमने मज़ीद जब CCTV से वेरीफाई किया तो ये इसकी हमें फुटेज मिली। इसके बाद हमने मोबाइल जदीद टेक्नोलॉजी जो CDRs, लोकेशंस और मोबाइल डाटे पे काम किया, लोकल इन्फॉर्मेशन पे भी काम किया। तो हमें इनकी फैमिली का कुछ बैकग्राउंड पता चला कि जिसके बारे में इसकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं थी। इस लड़की के मामले में भी, इसके जो पिछला इसकी लड़की का अकेला बाप था उसकी भी और इसकी भी, इन दोनों की कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। तो फिर हमने इसको दायरा वसी करते हुए हमने इसको गिरफ़्तार करने की इजाज़त ली कि हम इसको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। फिर हमने इसको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके जब इंटेरोगेट किया, उसके सामने शवाहिद रखे, उसकी CCTV फुटेज रखी, तो इस मुलज़म ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये इस लड़की को गला दबाकर मैंने कत्ल किया। कत्ल करने की जो वजह सामने है वो ये है कि इस लड़की ने एक मोबाइल रखा हुआ था। इसने शहबाज नामी जो मुलज़म है, इसने पहले भी उसको मना किया था कि ये मोबाइल आपने नहीं रखना। वो मोबाइल इन्होंने इससे ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद उसने फिर चोरी से एक मोबाइल रखा था। वकूआ वाले दिन जब ये बच्ची घर पे आती है, ये अकेला होता है घर पे, तो ये देखता है कि उसके पास मोबाइल है। इसी मोबाइल के बहाने ये इससे बात दोबारा करता है कि ये मोबाइल तुमने क्यों रखा है। और इसी तकरार में इसको तैश आता है, गुस्सा आता है और ये अकेले लड़की को गला दबा के मार देता है। तो फिर उसको शिफ्ट कैसे करता है, मतलब वो लाश तो मिली वीराने से, कैसे वहाँ जी, तो जब ये वकूआ करता है तो उस वक्त नीचे वाले जो मालिक मकान के दूसरे पोर्शन वाले हैं, उनसे हमें पता चला कि इसने 2-3 चक्कर लगाए हैं ऊपर नीचे। कभी ऊपर जा रहा था, कभी पानी लेने, कभी कुछ देखने बाहर देखने आ रहा था। इसने मारने के ठीक तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब इसने ये अरूज नामी लड़की को गला दबा के मार दिया था। फिर इसने वेट किया 2 घंटे तक, 2-2.5 घंटे वेट किया। तकरीबन 8 बजे के करीब फिर इसने उसकी डेड बॉडी को बेड शीट जो थी, एक सिंगल बेड शीट, उसके अंदर इसने इसको बांध दिया है, उसको क्लोज़ किया, उससे उसकी टांगें भी फोल्ड हो गई और वो इकट्ठी हो गई। 2 घंटे बेड शीट उसी में रखा, इसका बंधा हुआ। फिर नीचे इसने जब देखा कि गली में कुछ रश कम हुआ है तो वो इसने गिरा, कमर पे उठा के अकेले नीचे लेके आया। नीचे इसने अपनी इसकी बाइक खड़ी हुई थी, बाइक के हैंडल और टैंकी पे, क्योंकि इसने पूरा उसमें चादर में उसको कवर कर लिया था और सामान भी आगे रखा, टैंकी पे भी ऐसे रखा था जैसे कोई सामान रखा होता है। तो इसने उस टैंकी पे रख के बाइक की, तो बाइक अकेले लेके जाता है, अकेले ले जाता है। तो वहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर के करीब कचरे का ढेर है, वहाँ पे ये रात को इसको फेंक देता है। फेंकने के बाद उसी तरह उसी कदमों पे वो बाइक घुमा के वापस ला के खड़ी कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद जब इसको ख्याल होता है कि वो बेडशीट पड़ी हुई है, तो इसको कुछ ख्याल आता है, तो ये दोबारा रात के पिछले पैर में दोबारा जाता है, वहाँ पे जाके डेड बॉडी को गिरा खोलता है, चादर अलग करता है, डेड बॉडी वहीं पे रहने देता है और चादर उससे भी थोड़ा आगे, क्योंकि इसको लगा कि ये डेड चादर जो है शनाख्त हो जाएगी, ये मेरे घर की है, अगर उसी में मैं लिपटा रहने दूंगा। तो इसने फिर अपनी तरफ से चालाकी की, वो चादर खोल के इसने वहाँ से कुछ 100 मीटर आगे एक मजीद जो कचरे का ढेर था वहाँ पर फेंक दी। अपनी तरफ से इसने वो जो एविडेंस थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद ये घर आ गया। फिर इसने अपनी बीवी को कॉल की कि भी जो हमारी बेटी है वो घर पे नहीं आई, क्योंकि इसकी बीवी आउट ऑफ सिटी गई थी इसको बता के कुछ। तो इसने उसको कॉल की, उसने कहा मैं वापस आती हूँ। इसके बाद ये जाके घर बच्चों के साथ सो गया। ये जो आलिया खातून है ये एक्चुअली जॉब करती है, इसकी बेटी भी साथ हौजरी की फैक्ट्री में मांगे जॉब करती है, ये अपने लिए कमा लेते हैं। तो पहले खावन जो जिसके अंदर से ये हकीकी बेटी थी अरूज, इसकी जो मकतूला है वो हकीकी बेटी थी, वो तो इसको छोड़ के चला गया था, उसने इसको खुद तलाक दी। दूसरे खामन से इसने खुद खुला लिया था कि उसके साथ इसका कोई झगड़ा रहता था। वो जो सामने बात है ये वो यही है कि वो इसी बेटी के साथ भी उसके ताल्लुकात ठीक नहीं थे जी। इसमें ये मुदैया उसकी वालदा, हकीकी वालदा को बनाया हमने। हकीकी वालदा मुदैया वो फ़िलहाल तो अपने जो स्टेटमेंट है उस पर बिल्कुल कायम है। वो कहती है इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं जिसने मेरी बेटी को नाहक कत्ल किया है। तो हम भी इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ पूरी एविडेंस इकट्ठी करके और केस को मजबूत चालान बनाकर इसको अदालत पे पेश करेंगे। मौके पे पहुंचे तो वो डेड बॉडी बिल्कुल अननोन थी, कोई उसके पास ID कार्ड नहीं था, उसके पास मोबाइल नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली उसके कपड़ों से, उसके सामान से जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो उसके लिए फिर 2-3 तरीके होते हैं हम कि उसके हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो
हम नादरा से भी टैली करवाते हैं अगर उसका आईडी कार्ड बनाओ, लेकिन उस वक्त उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसका डाटा आने में। तो सबसे पहले मुश्किल तो यही थी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हो, क्योंकि भी किसी भी वक़ुआ को, इंसिडेंट को ट्रेस करने के लिए पहले उसकी पहचान आना सामने ज़रूरी है कि ये कौन है। फिर उसी के बाद उसका मोटिव तलाश किया जा सकता है कि इसके पीछे मोटिव क्या था उसको कत्ल करने का। तो वो ये हमारा केस अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड था। पहले अनआइडेंटिफाइड थी डेड बॉडी भी, उसके बाद डेड बॉडी आइडेंटिफाइड होने के 24 घंटे के अंदर अंदर ये ब्लाइंड मर्डर सॉल्व हो गया।